नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके लगभग 75 प्रश्न हल करेंगे, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। सेट 8 है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 301 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई क्वेरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैसेज करना है, व्हाट्सअप नहीं करना, कॉल नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को, क्योंकि आपको पता है आज अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा 4 जिले ही हैं, तो बच्चे कम हैं। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनका भी फर्स्ट ईयर जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व है 2023 का, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी सॉल्व करें। प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 14, 15, डी अनुच्छेद 46। शिक्षा सबके लिए है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ए अनुच्छेद 45। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहे, चाहे गलत ही क्यों न सही, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी सब कोई नहीं। तो जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? सही जवाब हो जाएगा वित्तीय। एक सामान्य खाता अर्थात जनरल लेजर वही वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डेटा प्रदान करता है। एक सामान्य खाता वही का उपयोग ऐसी कंपनियों और संगठनों द्वारा किया जाता है जो डबल एंट्री वही खाता पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाएं आधारित हैं। एक क्रिया के सिद्धांत पर, बी रुचि के सिद्धांत पर, सी नियोजन के सिद्धांत पर, डी उपयुक्त सभी पर। पाठ से आगामी क्रियाएं आधारित हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। ए प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, बी शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, सी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, सी डी उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए लोकतंत्र मजबूत होता है, बी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, सी अंधविश्वास में कमी आती है, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो ए अपने विषय में प्रवीण हो, बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी सादा जीवन व्यतीत करता हो, डी मेधावी व परिश्रमी हो। एक अच्छा अध्यापक वह है जो, सही जवाब हो जाएगा ए अपने विषय में प्रवीण हो। अगला प्रश्न है, शिक्षा परम धन है क्योंकि ए इसे कोई चुरा नहीं सकता, बी इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, सी इसे कोई छीन नहीं सकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है?
ए शिक्षण एक कला है। बी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सी शिक्षक जन्मजात होता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी। ये गलत है, शिक्षक जन्मजात नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह ए पाठ्यक्रम केंद्रित होगी, बी छात्र केंद्रित होगी, सी समाज केंद्रित होगी, डी रोजगार केंद्रित होगी। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, छात्र केंद्रित हो। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक कौशल है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। भी साक्षरता बढ़ेगी। सी स्कूल में शिक्षा स्तर गिरेगा। डी उपयुक्त सभी। तो आपके विचार से अगर प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क कर दी, प्राइमरी मतलब 1 से 5 तक, तो सही जवाब हो जाएगा बी, साक्षरता बढ़ेगी। कि कुछ लोग आज भी हैं जो बहुत समस्या है, बच्चों को भेज नहीं पाते हैं थोड़ा भी फीस के लिए, जो भी चीज़ें हैं, तो बट इससे फ़ायदा ये होगा, शिक्षा जो है शिक्षा साक्षरता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। ए उनके प्रधानाचार्य, बी विशेषज्ञ, सी उनके शिष्य, डी समाज के संभ्रांत लोग। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, उनके शिष्य। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। ये बालकों का सर्वांगीण विकास। बी शिक्षण ग्रहण करने के बाद नौकरी। सी छात्रों को साक्षर बनाना। डी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ए छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। बी पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। सी पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। डी उपयुक्त सभी के लिए। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ए रॉस, बी जॉन ड्यूबी, सी कम्युनिस्ट, डी अरस्तु। किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है? ये भौतिक तत्वों को, भी मानवीय तत्वों को, सी इन दोनों तत्वों को, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, इन दोनों तत्वों, भौतिक व मानवीय दोनों तत्वों। अगला प्रश्न है, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? ए पाठ सागामी क्रियाओं का, बी नैतिक व्यवहार का, सी सामाजिक क्रियाओं का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ए प्रबंधक, बी प्रधानाचार्य, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? ए शिक्षक, बी प्रधानाचार्य, सी परिनिरीक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है। ए नियोजन, बी संगठन, सी नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। प्रबंधन का मुख्य तत्व है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 301 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है? ये समाज के आदर्शों का, भी समाज की मान्यताओं और मूल्यों का, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, समाज के आदर्शों का, समाज की मान्यताओं और मूल्यों का। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? ए योग्यताओं की, बी अभिरुचियों की, सी शक्तियों संवेगों की, डी उपयुक्त सभी की। तो बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है? ए विज्ञान प्रौद्योगिकी, सी इंजीनियरिंग, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? ए सक्रिय, बी उपयोगी, सी कुशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? ए आदर्शों व आकांक्षाओं, बी आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृतियों, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी इन दोनों पर। तो लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है ए समानता का सिद्धांत, बी स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी न्याय का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है। तो शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है ए समूह कार्य, बी सर्वोत्तम विकल्प, सी वैज्ञानिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? ए एक तंत्रात्मक, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? ए संकुचित, बी व्यापक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी ए बी दोनों। विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ए विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, बी विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, सी विद्यालय व्यवस्था का समन्वय संचालन करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? ए 7 से 11 वर्ष, बी 11 से 17 वर्ष, सी 17 से 19 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? ए वाद विवाद, बी नाटक, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एस.सी. मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास को कितने स्तर बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी 3। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, बी छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, सी बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? ए ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। और आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में अगर आप जो भी बच्चों से मिलते हैं फर्स्ट ईयर वालों के क्लास वगैरह जाते हैं तो उन्हें बताइए जो 2023 का प्रैक्टिस सेट पढ़ा है वो सारा काम का है, सॉल्व करते रहें। जल्दी हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस सेट फर्स्ट ईयर वालों को भी सॉल्व शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, निवेदन है। बाकी जो प्रश्न रहते हैं 4-5 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जवाब आप लोग जरूर दिए। जो भी आए ना आए तो गूगल में सर्च करिए, बस जवाब जरूर दिया करें। इससे क्या होता है, वो एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे। तो उन्हें प्रश्नों को अभी भी टाइम है, आप बस अच्छे से पढ़िए। कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार इन प्रश्नों को आप सुनिए, ठीक है। ब्लूटूथ या जो भी ईयरफोन वगैरह लगा के सुनते रहिए, बार बार याद हो जाएंगे। आप लोग 10 दिन पढ़ोगे तो फिर उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते, ठीक है। अभी से करो, 90% के आसपास बच्चों 54% बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? ए मेजर ध्यानचंद, बी जॉन ड्यूबी, सी रॉबर्ट बेडन पॉवेल, डी वाटसन। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी रॉबर्ट बेडन पॉवेल। अगला प्रश्न है, संगीत संबंधी पाठ्यआगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? ये संगीत क्लब, बी बैंड क्लब, सी ऑर्केस्ट्रा, डी उपयुक्त सभी। संगीत संबंधी पाठ्यआगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
पाठशालागामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? ए धर्म व ईमानदारी, बी सहनशीलता, सी न्यायप्रियता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? ए स्वयं पर नियंत्रण, बी अधिकारियों के प्रति विवेक युक्त आदर भाव, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? ये वाद विवाद प्रतियोगिता, बी कविता प्रतियोगिता, सी कवि गोष्ठी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ये शिक्षा सप्ताह, बी स्वास्थ्य सप्ताह, सी साक्षरता सप्ताह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठशालागामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? ये रेडियो, बी फोटो संग्रह क्लब, सी उपयुक्त सभी। डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात रेडियो, फोटो संग्रह क्लब दोनों जो है पाठशालागामी क्रियाओं में विविध क्लब होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? ए विश्वास, बी सम्मान, सी आत्मानुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? ए बंद वातावरण, बी मुक्त वातावरण, सी स्वायत्तपूर्ण वातावरण, डी नियंत्रण वातावरण। विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए बंद वातावरण। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? ए भवन व मैदान, बी उद्यान, सी हॉस्टल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? ए नाले, बी नहर, सी बड़ी सड़क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितना एकड़ होना चाहिए? ए 2/3 एकड़, बी 3/4 एकड़, सी 2/5 एकड़, डी 2/6 एकड़। सही जवाब हो जाएगा ए 2/3 एकड़। केंद्रीय विद्यालय सलाहकार शिक्षा परिषद ने इस विषय में निम्न मापदंड निश्चित किए हैं। 160 की संख्या छात्र की संख्या पर 2/3 एकड़ भूमि पर विद्यालय भवन तथा 2-3 एकड़ पर खेल का मैदान होना चाहिए। 320 छात्रों की संख्या पर 1 एकड़ पर विद्यालय तथा 4 से 5 एकड़ पर खेल का मैदान होना चाहिए। 480 छात्रों की संख्या पर विद्यालय भवन, 1 एकड़ पर विद्यालय भवन तथा 6-7 एकड़ पर खेल मैदान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं? ए औचित्य व सुरक्षा, बी समन्वय व निरूपण, सी सुंदरता व आलोचनशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? ए लिंग्विस्टिक, बी लिंग्विस्टिक, सी लैंग्वा, डी उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा लैंग्वा। अगला प्रश्न है, हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? ए राष्ट्रभाषा, बी सरकारी भाषा, सी राजभाषा, डी ए बी सी दोनों। तो हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, राजभाषा। कई लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं जो कि गलत है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि जो है देवनागरी है। 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान के भाग 17 में भाषाओं के बारे में दिया गया है। किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की व्यक्ति ही भाषा है? महत्वपूर्ण है, आ चुका है एग्जाम में। सही जवाब हो जाएगा स्वीट। अगला प्रश्न है, भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? ए संस्कृत, बी असमिया, सी बंगला, डी कन्नड़। सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना? ए राजभाषा, बी आर्य भाषा, सी आत्मभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी आर्य भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना। ए पाठ्यक्रम एक विषय, बी संप्रेषण का एक साधन, सी बातचीत का एक ढंग। तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी
भाषा स्थायी होती है। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है? ए जापानी, चीन, बी फ्रांसीसी, रूसी, सी स्पेनिश, अंग्रेजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। सही जवाब हो जाएगा डी 7। भाषा के 7 रूप को मातृभाषा, मूल भाषा, संस्कृत भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी मूल भाषा। ये आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, बैलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए 2 भागों में। बैलार्ड के घर की बोली को माता के भाषा अर्थात मदर टंग और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा अर्थात मदर टंग कहा गया। मदर टंग और मदर टंग। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? ए ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभी हैं। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, इसे उपभाषाएं कहते हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौज, बुंदेली, बघेड़ी, हथौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोस्टा, पंचरगनिया, काउनी, मगही आदि हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 40। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी अनुच्छेद 343 हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारी देश की राजभाषा है। इसके अनुच्छेद में व्यवस्था की गई संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं? ये महर्षि दयानंद, बी महर्षि पतंजलि, सी काव्यदर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी महर्षि पतंजलि। भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? ये आंग्ल भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी राष्ट्रभाषा। सही जवाब हो जाएगा बी राजभाषा। भाषा का प्रथम रूप क्या है? ये मातृभाषा, बी द्विभाषा, सी त्रिभाषा, डी हिंदी भाषा। भाषा का प्रथम रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए मातृभाषा। अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? ए राष्ट्रीय भाषाएं, बी जनपद भाषा, सी आर्य भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? सही जवाब हो जाएगा बी जनपद भाषाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में माँ से ली गई भाषा कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी मातृभाषा, सी आर्य भाषा, डी उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में माँ से ली गई भाषा कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? ए 1951, बी 1956, सी 1960, डी 1968। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कब किया गया पूछ रहा है? सही जवाब हो जाएगा बी 1956। 1968 स्वीकार किया गया था। विभिन्न समितियों और आयोगों ने देश में भाषा समस्या समाधान के लिए सुझाव दिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 ने त्रिभाषा सूत्र तैयार किया और इसे स्कूल विद्यार्थियों के लिए सुझाव माना। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 3 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग, डी 1968 में। स्वीकार कब किया? 1968 में। प्रस्तुत किया 1956 में। अगला प्रश्न है, स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? ए 18, बी 20, सी 9, डी 15। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 18 बोलियां हैं। ठीक है, भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिसमें
अवधी ब्रजभाषा कन्नौज, बुंदेली, बघेड़ी, हथौड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरचा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन की योग्यता का भाषा के अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? ये उल्टा भी, सीधा से, प्राकृतिक, डी में से कोई नहीं। चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसे संबंध है? सही जवाब हो जाएगा बी, सीधा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? ए 4, बी 3, सी 2, 7। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 4। स्कूल शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र त्रिभाषा फार्मूला चलेगा। इसमें संस्कृत के साथ अन्य 3 भाषाओं का विकल्प होगा। तो संस्कृत प्लस 3 मतलब 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 73 का, देववाणी। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है, सही जवाब हो जाएगा मातृभाषा। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य से आते हैं? सही, किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? हिंदी शब्द, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञानात्मक। पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस पद्य में आती हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 76 का ए, भाषा। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? ए 1950, बी 1949, सी 1955, डी 1965। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 1949 में। हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, मतलब स्वीकार किया। इसलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है। पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में आ सकता है 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त की और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, देवनागरी। शिक्षित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ये मातृभाषा, विराज भाषा से, राष्ट्रभाषा से, क्षेत्रीय भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, क्षेत्रीय भाषा। भाषा क्या है? ए भावाभिव्यक्ति का माध्यम, बी सांकेतिक भावाभिव्यक्ति, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो भाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, भावाभिव्यक्ति का माध्यम, सांकेतिक भावाभिव्यक्ति। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, निश्चित रूप से एग्जाम में आ सकता है सीधा। कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य, ए अधिगम अनुकूलित वातावरण, बी विद्यार्थियों का अच्छा व्यवहार, सी कक्षा में शांति और व्यवस्था, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इसका जवाब जरूर दिया करें आप लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही से बचने की संभावित परिणाम क्या है? ये शिक्षण पद्धतियों में सुधार के सीमित अवसर, भी निरंतर व्यावसायिक वृद्धि और विकास, सी विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रोत्साहन में सुधार, सी डी शिक्षक छात्र संबंधों में सुधार। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन से कैसे भिन्न किया जाता है? ये सूक्ष्म प्रबंधन दलों को सशक्त बनाने पर केंद्रित, बी नेतृत्व हर कार्य का करीब से पर्यवेक्षण करता, सी डी नेतृत्व हर विषय को नेतृत्व करने की अपेक्षा मार्गदर्शन और प्रेरणा से संबंधित है। सूक्ष्म प्रबंधन रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन से कैसे भिन्न किया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन में प्रशासन की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है? ये दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करना, भी नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करना, सी दिन प्रतिदिन का परिचालन का पर्यवेक्षण करना, डी संगठन संरचना का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? ये शिक्षण से भी निर्देशन और परामर्श, सी अनुशासन, टी उपयुक्त सभी। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा।
ये 8वां टेस्ट था। यदि आप लोग नहीं देखें इसके पहले 7 टेस्ट को तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्ले लिस्ट 01 दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 3 का ज्ञान प्रसारण के वातावरण, इसका पार्ट 3 हल करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट हल कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग टाइमिंग प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग 8 बजे ही रखेंगे। अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, किस टाइम को रखना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके साथ बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर बच्चे हैं, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है, सारे प्रैक्टिस पढ़े हुए 2023 के, वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।